नमस्कार बंधुओं, सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं सहदेव चौधरी नमस्कार करता हूं। प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मैं आपके कमेंट देख रहा था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। जैसे स्वरूप जी कह रहे थे, और भी मेरे प्यारे बहन भाई हैं, जैसे असगर खान जी हैं, गोविंद नागर जी हैं, ध्रुव जाटव जी हैं, अंजलि जी हैं। आप कई प्रश्न भी कर रहे थे। तो देखो, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आपको अच्छे से पता है, आज से YouTube पर आपके लिए फ्री क्लासेज उपलब्ध की जा रही हैं। आपकी भी बहुत इच्छा थी कि आपको YouTube पर सारी जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार क्लासें मिलें और आप अच्छे से अपनी जो विषय है उसको प्रिपेयर कर सको, अच्छे से पढ़ सको। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ये क्लासों का सिलसिला है ये चलता रहेगा और आपका सिलेबस कराया जाएगा। कई कह रहे थे कि सर ये सिर्फ स्कूलिंग के हिसाब से होगा, मतलब हिंदी व्याकरण जहाँ भी ये टॉपिक है बिल्कुल जीरो स्तर से, जैसे कह रहे थे कई के कमेंट थे, सर बिल्कुल जीरो स्तर से लेना, हमें अच्छे से तैयारी करनी है, हमें अपनी हिंदी व्याकरण बहुत अच्छी बनानी है। तो देखो, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि हिंदी व्याकरण हर जगह काम आएगी। जिस भी एग्जाम में हिंदी व्याकरण टॉपिक लगा रहता है वहाँ ये सब जगह काम आएगी। और इसको मैं स्कूल से लेकर कंपटीशन तक जहाँ भी आप तैयारी करोगे वहाँ तक ये आपको सहयोगी होगी। तो मैं जो इसको पढ़ाऊँगा बिल्कुल जीरो स्तर से लूँगा। एक बात को, छोटी से छोटी बात को भी आपको बताऊंगा और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे बनते हैं, उससे बड़ी से बड़ी बातें मैं भी आपको बताऊंगा। बहुत ज़्यादा आपकी इच्छा थी, बहुत दिन से आप कमेंट भी कर रहे थे कि सर प्रश्न ही प्रश्न नहीं, हमें आप व्याख्यात्मक रूप से भी पढ़ाओ, हमें पूरा सिलेबस कराओ, हमें टॉपिक के अनुसार भी पढ़ाओ। तो सर ने आपकी बात मानी और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं निर्मल सर को भी, जिन्होंने आपकी बात को समझा और आज आपके सामने में उपस्थित हुआ। तो मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जो भी पढ़ाऊं उसको बड़े ध्यान से समझना, पूर्ण मनोयोग से समझना। भले ही आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल लिखना मत, आप जब भी मैं पढ़ाऊं उसको पूरे ध्यान से पढ़ना। रेगुलर क्लास रहेगी, ये 3 बजे से चलेगी, 45 मिनट की हमारी ये क्लास होगी। और क्लास के बाद में 5 प्रश्न मैं आपको डेली दूंगा। उन 5 प्रश्नों को आप होमवर्क समझना, वो 5 प्रश्न आपको बड़े ध्यान से समझने। मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा उसी से संबंधित 5 प्रश्न होंगे। उन 5 प्रश्नों को आप अच्छे से समझना, पढ़ना। अगले दिन जब मैं दूसरे दिन क्लास लेने आऊँगा तो पहले हम उन 5 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, उससे संबंधित। इस प्रकार से आपके पास खूब सारे प्रश्नों का संग्रह भी हो जाएगा। तो ये जो 5 प्रश्न होंगे ये तो आपके होमवर्क के रूप में होंगे। इसके अलावा और भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। तो ये तो सिर्फ आपको होमवर्क होगा, इसके अलावा खूब सारे प्रश्न भी हम हल करेंगे। तो मेरा प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन, जो कुछ भी कोई कन्फ्यूजन हो, आप बेझिझक कमेंट कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ध्यान पढ़ाने पे होगा, कमेंटों पर मैं कम ध्यान दे पाऊँगा। तो अगर किसी का कमेंट निकल भी जाए तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, पूरे ध्यान से और पूर्ण मनोयोग से समझना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम जो बात करेंगे वो हिंदी व्याकरण की करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो मुख्य वो टॉपिक होगा वो हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय होगा। हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय, मतलब आपकी जड़ बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी जो जड़ है वो मजबूत करनी है। उसके लिए हमें सबसे पहले हिंदी भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, इसके बारे में सामान्य जानकारी लेनी है। उसके बाद धीरे धीरे हम संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन सब पर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो दे रखा है वो शब्द दे रखा है हिंदी। शुरुआत हिंदी शब्द से करेंगे। हिंदी शब्द और हिंदी भाषा में बहुत अंतर है, हम एक ही समझ लेते हैं जो गलत है। तो शुरुआत अगर हम करेंगे तो हिंदी शब्द से करेंगे कि ये हिंदी शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, क्या इसका क्रम है, हर चीज़ के बारे में अच्छे से समझना है। तो देखिए, हिंदी शब्द की अगर मैं बात करूं तो आपको अच्छे से पता है भारत की जो सबसे प्राचीनतम नदी है वो कौन सी मानी जाती है। तो आप सब अच्छे से जानते हो भारत की सबसे प्राचीनतम नदी सिंधु है।
और ये सिंधु नदी कहाँ बहती है? ईरान के आसपास। ईरान तो अब का नाम है, ईरान का प्राचीन जो नाम था, पुराना नाम था पारसिया। ईरान का प्राचीन नाम क्या था? पारसिया, क्योंकि वहाँ पारसी लोग रहते थे और पारसी लोग रहने के कारण ईरान को क्या कहा जाता था? पारसिया कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में हम उसको ईरान कहते हैं। तो देखिए जो सिंधु नदी है ये ईरान के पास बहती है और इस सिंधु नदी के पश्चिम के जो निवासी थे, जिन्हें हम आर्य कहते हैं, जो भारतीय लोग थे, अब जो ईरानी लोग थे, जो पारसी थे, वो सै को क्या बोलते थे? सै के स्थान पर किसका प्रयोग करते थे? है का प्रयोग करते थे। सै को वो क्या बोलते थे? है बोलते थे। इसी प्रकार तय और थ के स्थान पर क्या प्रयोग करते थे? तय का प्रयोग करते थे। द और ध के स्थान पर क्या प्रयोग करते थे? द प्रयोग करते थे। और प और फ के स्थान पर क्या प्रयोग करते थे? प प्रयोग करते थे। जैसे हम सिंधु नदी को सिंधु बोलते हैं, वो क्या बोलते थे? सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे। वो सिंधु स के स्थान पर क्या प्रयोग करते हैं और ध के स्थान पर क्या प्रयोग करते थे? द प्रयोग करते थे। तो वो सिंधु नदी को क्या कहते थे? हिंदू नदी। अब इस सिंधु नदी के पश्चिम के जो भारतीय लोग थे, अब सिंधु धन ऊ का मतलब क्या होता है? पास या ऊंचा। तो सिंधु नदी के जो पास के निवासी थे उनको क्या कहा जाता था? हिंदू। तो हिंदू तो क्या हो गए? वहां के निवासी हो गए। कहां के? सिंधु नदी के पश्चिम के निवासी क्या कहलाए? हिंदू कहलाए। और उनकी भाषा हिंदू धन ई क्या बनी? हिंदवी। और हिंदवी से ही रूढ़ होके कौन सा शब्द बन गया? हिंदी शब्द बन गया। हिंदवी से ही रूढ़ होके कौन सा शब्द बना? हिंदी शब्द बना। तो अब एक बहुत अच्छी बात आपको यहाँ समझनी है। क्या समझनी है? कि जो ये हिंदी शब्द है ये किसकी देन है? हिंदी शब्द कहाँ से आया? हिंदी शब्द को नाम किसने दिया? किसके आधार पर दिया? तो किसके आधार पर दिया? सिंधु नदी के आधार पर। किसने दिया? किन्होंने दिया? ईरानियों ने। ईरानियों ने। अब ईरानियों को जो ईरान में भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा बोली जाती है? फारसी भाषा बोली जाती है। और मैं आपको पहले कह चुका था प और फ के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? प। तो फारसी को ही क्या कह देंगे? पारसी कह देंगे। तो अब एक बहुत अच्छी बात आपको यहाँ समझनी है। वो क्या समझनी है? कि जो हिंदी शब्द है ये कहाँ से आया? किस भाषा का शब्द है? तो सबसे पहली बात, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। फारसी को ही क्या कहते हैं? पारसी कहते हैं। ये कहाँ बोली जाती है? ईरान में बोली जाती है। तो एक बहुत अच्छा प्रश्न बना कि जो हिंदी शब्द है किस भाषा का शब्द है? हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए हिंदी शब्द किस भाषा का है। तो इसके उत्तर में आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है? हिंदी शब्द फारसी, पारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। फारसी, पारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? फारसी, पारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। अब कैसे हुआ? क्योंकि देखो फारसी को ही पारसी कहते हैं। पारसी मतलब पारसिया के कारण। ईरान का प्राचीन नाम मैं पहले कह चुका हूं, पारसिया था। वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती थी? फारसी भाषा। और फारसी को ही क्या कहते हैं? पारसी। कहाँ बोली जाती है वर्तमान समय में? ईरान में। तो जैसे हिंदी को हिंदुस्तानी नहीं कह देते क्या, वैसे ही फारसी या पारसी को क्या कह देंगे? ईरानी। तो यहाँ पर ध्यान जो रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। अब इसमें कैसे घुमा सकता है? मान लो अगर आपसे सीधा पूछा तो इनमें तीनों को उत्तर दे देंगे, लेकिन ऐसे भी पूछ सकता है, विकल्प देखे तो विकल्प में 4 दे सकता है कि हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द नहीं है, ऐसे दे सकता है। विकल्प में दे दिए फारसी, पारसी, ईरानी या और भी कोई चौथा नाम दे दिया। कोई भी नाम दे दे, जैसे
इसके स्थान पर कुछ और भी लिख सकता था, जैसे फ्रांसीसी का लिख दे, फ्रेंच लिख दे, या फ्रांसीसी लिख सकता है, कोई भी भाषा लिख सकता है, बंगाली लिख सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, फारसी कहे, पारसी कहे, ईरानी कहे, तीनों का मतलब एक ही है। ये जो शब्द है ये कहाँ से आया, किस नदी के नाम पर पड़ा, सिंधु नदी के आधार पर। ईरानी लोग स की जगह पे है प्रयोग करते हैं और द की जगह पे द। अब सिंधु नदी के पास का स्थान, अब यहां समझना, सिंधु नदी के जो पास का स्थान है उसको क्या कहा गया, सिंधु धन स्थान। तो सिंधु को कहेंगे हिंदू और स्थान की जगह थ की जगह तय हो जाएगा, तो सिंधु धन स्थान हिंदुस्तान हो जाएगा। तो सिंधु नदी के नाम के आधार पर ही इसका क्या नाम पड़ा है, हिंदुस्तान नाम पड़ा है। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अभी तो हमने सिर्फ बात करी है हिंदी शब्द की कि ये हिंदी शब्द कहाँ से आया, कैसे आया। अब इसके बाद में हिंदी के बारे में हमें जानकारी हो गई, हिंदी शब्द की हमें जानकारी हो गई। अब बात करेंगे हिंदी क्या है, भाषा है। हिंदी क्या है, भाषा है। तो अब हम जो चर्चा करेंगे वो भाषा पर करेंगे कि ये भाषा क्या होती है, ये भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं। तो देखो इसको भी अच्छे से समझना, जो भाषा है ये जो किससे बना है, संस्कृत की भाष धातु से। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत की भाष धातु से। और भाष का अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं भाष, भाष का अर्थ होता है प्रकट करना। भाष का अर्थ क्या होता है, प्रकट करना। अब बताइए आप क्या प्रकट करते हो, मैं आपके सामने क्या प्रकट करूंगा, जाहिर सी बात है या तो मैं मेरे भावों को आपके सामने प्रकट करूंगा या मेरे कोई विचार होंगे उनको प्रकट करूंगा। तो मनुष्य क्या प्रकट करता है, भाव या विचार। मनुष्य क्या प्रकट करता है, भाव या विचार प्रकट करता है। मेरे मन में कोई भाव आ रहा है, आपके सामने प्रकट करूंगा। आपके मन में कोई विचार आ रहा है, मैं प्रकट करूंगा, आप प्रकट करोगे, भाव या विचार। तो यहां पर मनुष्य क्या प्रकट, बिल्कुल सरोज जी बिल्कुल सही है आपका, संस्कृत से। तो भाषा शब्द में भाष जो बना है मूल धातु वो किसकी है, संस्कृत की। भाष का अर्थ क्या होता है, प्रकट करना। मनुष्य क्या प्रकट करता है, भाव या विचार। बिल्कुल बिल्कुल शिवराम निषाद जी धौलपुर वालों बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करो, ये सब चीज़ तो आपको ई नोट्स क्विज PDF में उपलब्ध हो जाएगा। मेन जो आपको ध्यान देना है टॉपिक को समझने पे ध्यान देना है, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ना तो मुझे कोई जल्दी है और ना आपको कोई जल्दी होनी चाहिए। बहुत आराम से बड़े प्यार प्यार से पढ़ेंगे, मजे मजे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भाषा है वो किससे बना है, संस्कृत की भाष धातु से। भाष का अर्थ क्या होता है, प्रकट करना। मनुष्य क्या प्रकट करता है, भाव या विचार। अब एक दो ही चीज तो ऐसी है जो मनुष्य और पशु में अंतर कर देती हैं, एक तो भाषा और एक सामाजिकता। अगर ये दो चीज मनुष्य में नहीं हो, भाषा और सामाजिकता, तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य और पशु में जो सिर्फ अंतर होता है वो एक तो भाषा का, एक सामाजिकता का। यही दो चीज ऐसी हैं जो मनुष्य को पशु से अलग कर देती हैं। कैसे, मान लो कोई व्यक्ति गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है समाज में रहते हुए, तो क्या कहते हो, अरे ये मनुष्य नहीं, ये तो पशु है, इसको मनुष्य होने का मतलब ही नहीं पता। मनुष्य होने का मतलब क्या होता है, मनुष्यता किसको कहते हैं, आप अच्छे से जानते हो। मानवता क्या है, कहते नहीं क्या, अरे इसमें मानवता नहीं है तो पशु है। मानवता का मतलब क्या है, मानवता का मतलब होता है कि आपके अंदर किसी मनुष्य के दुख को देखकर दुख उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि दुख उत्पन्न हो रहा है तो आप मनुष्य हो, मानव हो, और अगर आप में दुख उत्पन्न नहीं हो रहा तो आप मानव नहीं हो। आप एक चीज बताइए, सबसे पहले मान लो आपसे कोई पूछा जाए कि भाई आप मानव हो, और मानव होने का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं मानवता। मानवता किसको कहते हैं, मानवता कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर किसी दूसरे के दुख को देखकर दुख उत्पन्न हो जाए, दूसरे का दुख अपना लगने लग जाए, उसकी मदद करने के लिए तत्पर हो जाए, वही मनुष्य है और वही मानवता है। ये सिर्फ मनुष्य में होता है, पशु में नहीं।
तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भाषा है इसकी उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ प्रकट होना है। मनुष्य क्या प्रकट करता है? भाव या विचार। तो जब कोई मनुष्य समाज के कानून से, कायदे से हटकर कोई कर्म करता है या गलत भाषा का प्रयोग करता है, तो फिर वो मनुष्य श्रेणी में ना होकर पशु श्रेणी में चला जाता है। तो यहाँ एक बहुत अच्छी परिभाषा में बना के लिख रहा हूँ। रटना कुछ नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है, किताबी ज्ञान ही नहीं रखना, आपको व्यावहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। तो देखिए एक बहुत अच्छी परिभाषा बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। बिल्कुल सवाई राम जानी जी, बिल्कुल ना घबराएं, बोर्ड परीक्षा नज़दीक है, आराम से आपका कोर्स होगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। जब आपने उत्कर्ष पर विश्वास किया है तो आप अच्छे से जानते हो कि उत्कर्ष अपना विश्वास बनाने में, अपना जो वादा किया है उसे निभाने में हमेशा तत्पर रहा है। और मैं भी वादा करता हूं कि मैं भी आपको जो वादा किया है उसे पूरा अवश्य करूंगा। आपका अच्छे से व्याकरण हो जाए, व्याकरण में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे, ऐसा मेरी तरफ से मैं भी पूर्ण सहयोग पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, तो मैं एक परिभाषा बोल रहा हूं इसकी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनी? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा क्या है? विचार अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। भाषा क्या होती है? विचार अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। मैं मेरे विचार आप तक पहुंचाऊं, आप अपने विचार मुझ तक पहुंचाओ, इसका माध्यम क्या होगी? भाषा होगी। किस माध्यम से पहुंचाओगे? भाषा के माध्यम से। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम बिना बोले भी पहुंचा देते हैं, तो वो भी इशारे में कहोगे, वो इशारा भी भाषा का एक माध्यम होता है। क्योंकि माध्यम तीन होते हैं, या तो कोई बात मैं आपसे बोलकर कहूँगा, या फिर कोई बात मैं आपसे लिखकर कहूँगा, अथवा मैं आपको से कोई बात संकेतों में कहूँगा। तो विचार अभिव्यक्ति के जो माध्यम होते हैं वो तीन होते हैं, तो या तो बोलना अथवा लिखना या फिर संकेतों के माध्यम से। तो अभी तक हमने जो बात करी है वो किस पर करी है? हिंदी शब्द पर और भाषा पर। अब हिंदी शब्द की आपको जानकारी अच्छे से हो गई, भाषा शब्द की भी आपको अच्छे से जानकारी हो गई कि भाषा क्या है। अब आगे हम जो बात करेंगे हिंदी और भाषा दोनों की एक साथ करेंगे। अभी तो सिर्फ हिंदी शब्द की करी थी और भाषा की करी थी, अब हम जो बात करेंगे हिंदी और भाषा दोनों की एक साथ मिलकर करेंगे, क्योंकि हर चीज को बड़े विस्तार से और तोड़ तोड़ के समझना है। हर चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो देखो, अभी तो हमने बात करी है हिंदी शब्द की और भाषा की, अब हिंदी भाषा दोनों की एक साथ बात करेंगे। तो आपको अच्छे से पता है सभी भाषाओं की जो जननी मानी जाती है वो कौन मानी जाती है? संस्कृत मानी जाती है। आप अच्छे से समझते हो, अच्छे से जानते हो कि हमारी जो सभी भाषाओं की जननी है वो कौन है? संस्कृत है। सबसे पहले किस भाषा का निर्माण हुआ? संस्कृत का। संस्कृत के बाद में कौन सी भाषा आई? पाली। पाली में लघु ही आएगी, दीर्घ कर देते हैं कई जगह, पाली जिला हो जाता है। वो जोधपुर के पास का जो जिला है पाली, वो दीर्घ ही से होगा। जिला बड़ा होगा, भाषा छोटी होगी, ऐसे ध्यान रखना। जिला बड़ा होगा, भाषा छोटी होगी। संस्कृत के बाद में आई पाली, पाली के बाद में क्या आई? प्राकृत। और प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप, प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? अपभ्रंश कहलाता है। प्राकृत के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं? अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश का मतलब क्या है? आप कहते नहीं हो क्या उसमें अपभ्रंश पड़ गए? अपभ्रंश पड़ जाना मतलब क्या होता है? उबड़ खाबड़ हो जाना, उसमें क्या हो जाना? उसका रूप बिगड़ जाना। अपभ्रंश को ही अवहट्ठ भी कह देते हैं, इसी को अवहत्थ भी कहा जाता है। तो अवहट्ठ, अवहत्थ, अपभ्रंश एक ही बात होती है। और अपभ्रंश का ही एक भाग है सौर सैनी। अपभ्रंश का ही एक भाग क्या है? सौर सैनी। और इस सौर सैनी अपभ्रंश से ही किसका निर्माण हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है।
अब बात भाषा की कर रहे हैं, पहले शब्द की बात करी थी। तो ये जो मैंने आपको क्रम बताया है, ये क्रम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये क्रम आपको अच्छे से आना चाहिए। तो दोबारा से समझिए, सभी भाषाओं की जननी क्या है? संस्कृत है। बिल्कुल सुनना, बोलना, पढ़ना ये अलग होता है मेरे दोस्त। ये जो आप कह रहे हो ये क्या है? कौशल होते हैं। आप जो बता रहे हो ये भाषा के कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसकी भी आगे चर्चा करेंगे। अभी सुब्रोपली जो कहते हैं, जिसको हम, जिसमें अंग्रेजी में इनको LSRW कह देते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर समझिए, तो सभी भाषाओं की जननी क्या है? संस्कृत। अभी हम क्रम की बात कर रहे हैं, काल की बात इसके बाद में करेंगे। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत, संस्कृत के बाद में आई पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश, अपभ्रंश का ही भाग है सौरसेनी, और सौरसेनी अपभ्रंश से ही निर्माण किसका हुआ है? हिंदी का हुआ है। अब ये क्या है? हिंदी भाषा है। तो क्रम तो आपको पता लग गया, अब इसका समय भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर बात करी जाए समय की, तो देखो संस्कृत को दो भागों में बांट देते हैं। संस्कृत को कितने भागों में बांट दिया जाता है? दो भागों में। एक तो वह संस्कृत जिसमें वेद और उपनिषद लिखे गए थे। कौन सा? वेद और उपनिषद लिखे गए थे। दूसरी जो संस्कृत है, जो व्यवहार में प्रचलित थी, लोक में प्रचलित थी, जिसे हम लौकिक संस्कृत कह देते। तो संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक तो कौन सी थी? वैदिक संस्कृत, और दूसरी संस्कृत कौन सी थी? लौकिक संस्कृत। दूसरी संस्कृत कौन सी थी? लौकिक। देखो वेद और उपनिषद जिस भाषा में लिखे गए वो तो वैदिक संस्कृत हो गई, और रामायण है, महाभारत है, ये किस में लिखे गए थे? लौकिक संस्कृत में। तो इसके आपको समय का भी अच्छे से पता होना चाहिए, इसका समय क्या है, क्योंकि समय के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि काल के साथ क्रम अवश्य चलता है और क्रम के साथ काल अवश्य चलता है। तो यहाँ क्रम तो आपको पता लग गया। अब हम बात कर रहे हैं काल की, समय की। तो देखिए एक बात आप दिमाग में बिठा लो, बिल्कुल भी आपको समस्या नहीं आएगी। जो कुछ भी इस बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं ये स्थायी आपके दिमाग में छप जाएगा अगर आप ध्यान से समझोगे तो देखो आपको एक काम करना है। आपको जब भी, अब किसी भाषा का आप कोई निश्चित समय थोड़ी कह सकते हो कि आज के दिन ही इस भाषा का जन्म हुआ, आज के दिन ही अस्तित्व में आई। तो एक साथ तो कोई भी भाषा अस्तित्व में नहीं आती, कई वर्षों तक दोनों भाषा बराबर चलती हैं। तो अब हम इसका क्या निकालते हैं? एक औसत समय, जिसे हम कह देते हैं एवरेज टाइम। तो औसत समय की बात करें तो 500 वर्ष का अंतर आता है। किसी भी भाषा का जो औसत समय माना जाएगा वो 500 वर्ष माना जाएगा। तो जो वैदिक संस्कृत है इसका जो समय माना जाता है वो कब से माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए ईसा पूर्व हमेशा घटता है और ईसवी हमेशा आगे की ओर बढ़ती है। तो 500 वर्ष का अंतर करेंगे तो इसका समय कब से हो जाएगा? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ये किसका समय है? वैदिक संस्कृत का। वैदिक संस्कृत के बाद में आई लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत का समय कब से हो जाएगा? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अब देखो यहां दो बातें आपको समझनी है। ईसा पूर्व एक तो घटता है और ईसवी बढ़ती है। अब 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत का समय है। अगर आपसे सीधा पूछ ले कि संस्कृत का समय माना जाता है तो उत्तर होगा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि वैदिक संस्कृत का समय माना जाता है तो वैदिक संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और लौकिक संस्कृत का समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो ये तो बात हुई संस्कृत की। संस्कृत के बाद में क्या आई? पाली। पाली का समय कब से हो जाएगा? 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। अब 0 ईस्वी अशुद्ध होता है, शुद्ध रूप में क्या लिखेंगे? 1 ईस्वी। तो 1 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व तक का जो समय है इसमें कितने वर्ष का अंतर आया? 500 वर्ष का। तो पाली का समय कब से हो गया? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। पाली के बाद में आई प्राकृत। तो प्राकृत का समय कब से हो जाएगा? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक।
और प्राकृत के बाद में आई अपभ्रंश, और अपभ्रंश का ही भाग है सौरसेनी। तो इसका सौरसेनी अपभ्रंश का जो समय माना जाएगा वो कब से माना जाएगा? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब मैं जो आपको लिखा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, तो कई मेरे भाई बहन सोच रहे होंगे कि सर आप इतना विस्तार से क्यों पढ़ा रहे हो? इतने विस्तार से पढ़ाने की जरूरत कहाँ है? तो जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको सामान्य जानकारी तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये सब बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मैंने क्या कहा था कि मैं जीरो से लेकर अंतिम स्तर तक लेके चलूंगा। हर चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। यदि आपका शुरुआती स्तर मजबूत होता है तो अंतिम समय में आपको समस्या नहीं आती। शुरू से अगर आपको अच्छे से नहीं पता तो आप फिर कंफ्यूजन में आते हो। तो हमें कंफ्यूजन नाम का जो शब्द है उसे अपने दिमाग से डिलीट करना है, उसे हटाना है। और वो हटेगा कैसे? जब हम ऐसे पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना। तो देखिए, सौरसेनी अपभ्रंश का समय कब से हो गया? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। तो फिर हिंदी का समय कब से होगा? 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक। 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक। तो जो वर्तमान समय है वो हिंदी का क्यों है? वर्तमान समय है वो हिंदी का ही क्यों है? हाँ बिल्कुल, देखो सरोज जी ने लिख भी दिया कि जीरो से हीरो बनाना है सर जी। बिल्कुल, जीरो से हीरो ही बनाएंगे, बिल्कुल ना घबराए। देखिए, तो ये आपको मैंने बता दिया काल भी और क्रम भी। अब आपसे मैंने कहा कि ये जो वर्तमान समय है ये हिंदी का ही क्यों है? क्या आज के समय में संस्कृत नहीं बोली जाती? क्या आज के समय पर पाली या प्राकृत नहीं बोली जाती? क्या अपभ्रंश नहीं बोली जाती? सभी भाषाएं बोली जाती, लेकिन वर्तमान समय हिंदी का ही क्यों है? वर्तमान समय को हमने हिंदी का ही क्यों माना? क्योंकि आप अच्छे से जानते हो, जिस समय जिस भाषा का प्रयोग ज्यादा किया जाता है उस समय को हम उस भाषा का समय कह देते हैं, वह समय उसी भाषा का माना जाता है। तो देखो, एक बात आपको और अच्छे से पता होगी कि जितने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं, जितने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली में। और जितने भी जैन ग्रंथ लिखे गए हैं सभी जैन ग्रंथ किस में लिखे गए हैं? इसका भी आपको अच्छे से पता होगा, प्राकृत में लिखे गए हैं। तो जैनियों की भाषा प्राकृत है और बौद्धों की भाषा पाली है। तो ये तो हमने बात करी। अब मैं आपसे अभी ऐसे कह रहा था कि वर्तमान समय हिंदी का ही है। क्या एक साथ हिंदी का प्रयोग हो गया? क्या संस्कृत के बाद में जब पाली आई तो क्या संस्कृत का प्रयोग बंद हो गया? क्या संस्कृत प्रयोग आज नहीं होती? लेकिन पाली का समय कैसे आया? संस्कृत का प्रयोग कम, पाली का प्रयोग अगर ज्यादा हो रहा है तो वो समय उस भाषा का हो जाएगा। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली अगर भाषा है तो वो कौन सी है? आप अच्छे से जानते हो, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात एक और है इसी से संबंधित, अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है तो उत्तर में आएगा हिंदी। और भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली की बात हो जाए तो याद रखना भोजपुरी उत्तर आएगा, क्योंकि भोजपुरी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये तो हमने बात करी अभी इसकी, लेकिन 1000 ईस्वी आते ही क्या एक साथ हिंदी का प्रयोग होने लग गया? अपभ्रंश और बाकी की भाषा कम हो गई क्या? नहीं। 100 वर्ष का समय ऐसा था जिसमें अपभ्रंश और हिंदी दोनों का प्रयोग बराबर हुआ, लेकिन 1100 ईस्वी आते ही हिंदी का प्रयोग ज्यादा और अपभ्रंश का प्रयोग कम हो गया। तो जिस समय जो भाषा ज्यादा प्रयोग की जाती है वह उसका मानक समय माना जाता है। मानक कहते हैं स्टैंडर्ड, जैसे कहते हैं ना स्टैंडर्ड सोना, शुद्ध सोना, मानक सोना। इसी प्रकार हम यहां लिखेंगे कि हिंदी का मानक समय, अगर बात करी जाए, मैं यहां विशेष करके लिख रहा हूं, विशेष, हिंदी का मानक समय। और हिंदी का मानक समय अगर माना जाए तो क्या होगा? तो हिंदी का मानक समय 1100 ईस्वी माना जाता है। हिंदी का मानक समय क्या माना जाता है? 1100 ईस्वी, क्योंकि 1100 ईस्वी आते ही हिंदी का प्रयोग बहुत ज्यादा होने लग गया और बाकी की भाषाओं का प्रयोग कम होने लग गया।
इस प्रकार से ये पूरा काल और क्रम आपको बिना देखे लिखा आना चाहिए, बिना देखे आपको इसको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप कह रहे थे कि सर हमें स्क्रीनशॉट भी लेने का समय देना, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। शिवराज बैरवा जी राम राम, नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहें जो भी है आप लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं, इनका विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ तक प्रत्येक भाई बहन को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल कविता कुमारी जी, ये क्लास 3 बजे शुरू होती है, 3 से 3:45 तक क्लास होती है और प्रत्येक दिन आपको 5 महत्वपूर्ण प्रश्न होमवर्क के रूप में दिए जाएंगे, जिनका हम अगली क्लास में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे जिस पर, ठीक है ना। बिल्कुल स्वरूप सिंह जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वरूप सिंह सोढ़ा जी, भगवान करे कि आपका सपना पूरा हो और मैं भी उसमें सहयोग करूं, ऐसा मेरा सौभाग्य हो। तो देखिए यहां तक समझ आ गया। अब देखो आपको हिंदी शब्द की, हिंदी भाषा की, दोनों की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बात करेंगे एक लिपि, और सुना होगा आपने लिपि। देखो लिपि क्या होती है, क्योंकि हमें हर चीज अच्छे से पता होनी चाहिए, हर चीज को अच्छे से समझेंगे। अब लिपि क्या है, किसे कहते हैं लिपि? तो लिपि का मतलब है, लिपि को हम ऐसे कह सकते हैं, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कोई ना कोई चिन्ह निश्चित किए जाते हैं और उन चिन्हों को ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। बिल्कुल सुखराम जी धन्यवाद। बिल्कुल लिपि क्या है, हर भाषा को अलग अलग तरीके से लिखने का क्रम होता है, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। उस भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, उन चिन्हों को ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा हिंदी है, अब हिंदी की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी लिपि है। हिंदी की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है। अब देवनागरी लिपि सिर्फ हिंदी की ही नहीं है, आपको यह भी ध्यान रखना है। कैसे पूछ लेता है कि देवनागरी लिपि से संबंधित कौन सी नहीं है, तो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि से संबंधित नहीं है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो इस देवनागरी लिपि में हिंदी भी आती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल मोहित कुमार जी धन्यवाद। इसमें हिंदी भी आती है, संस्कृत भी आ जाती है, गुजराती भी आती है इसी के अंतर्गत, मराठी भी इसी के अंतर्गत आती है और नेपाली भी देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही आती है। अब बात करें अगर अंग्रेजी की, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए अंग्रेजी की जो लिपि है वो कौन सी होती है, रोमन लिपि होती है। अगर मैं बात करूं अगर आपसे उर्दू की, तो उर्दू की जो लिपि है वो क्या होती है, फारसी होती है। तो प्रत्येक भाषा की कोई ना कोई निश्चित लिपि होती है, जैसे बंगला की बांग्ला लिपि होती है। तो इन सबको आप अच्छे से समझ लेना। तो ध्यान जो रखना है, आपसे अगर पूछे कि ये लिपि क्या है, लिपि किसको कहते हैं, तो प्रत्येक भाषा की अपनी कोई निश्चित लिपि होती है, प्रत्येक भाषा के अपने कोई निश्चित चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों को लिखने के लिए, उन चिन्हों का जो रूप होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो दो बात आपको समझ में आ गई होंगी कि लिपि और हिंदी की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। लिपि क्या होती है, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, उन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। तो अगर आप चाहो तो मैं इसको लिख देता हूं परिभाषा के रूप में भी, और ये आपको हमेशा याद रखना है। तो देखिए प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित चिन्ह होते हैं, प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों को ही, उन चिन्हों को ही, उन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, प्रत्येक भाषा की अपनी निश्चित लिपि होती है, अपनी निश्चित लिपि होती है।
निश्चित लिपि होती है। जैसे प्रत्येक भाषा की अपनी निश्चित लिपि होती है। जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे देवनागरी लिपि, जैसे देवनागरी लिपि। अब देवनागरी लिपि के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आ जाती हैं, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत जो कौन कौन सी भाषा आती हैं, इसको भी आप अच्छे से समझना। हाँ बिल्कुल, 3 बजे स्टार्ट हुई है मेरे दोस्त क्लास, ध्यान दो इधर। देखिए, जैसे हिंदी है, हिंदी की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है। मैंने कहा संस्कृत है, संस्कृत की जो लिपि है वो क्या मानी जाती है, आप अच्छे से जानते हो। जो हिंदी है, हिंदी भाषा है, ये संस्कृत से तो आई है, तो जाहिर सी बात है इसकी भी यही होगी, इसको भी आप ध्यान रखना। तो हिंदी है, संस्कृत है। अगर आपसे इनकी लिपि के बारे में पूछता है तो आपको उत्तर क्या देना है, देवनागरी लिपि। अब देवनागरी लिपि के लिए भी पूछ ले तो इसका जन्म कहां से हुआ है, तो इसका जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का जन्म कहां से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, याददाश्त के लिए यह भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, 0 स्तर से ही चलेंगे और बड़े स्तर पर लेके पहुंचेंगे, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। लिपि को मतलब ऐसे समझ सकते हैं, आप जो हिंदी व्याकरण पढ़ते हो उनमें जो ए है, आ है, ई है, ऊ है, आपने उनके कोई ना कोई चिन्ह तो निश्चित किए हैं, नहीं किए। वो चिन्ह क्या है, उन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब इसमें आपको एक जो महत्वपूर्ण बात है वो क्रम का भी ध्यान रखना है। जो लिपि है, लिपि का जो क्रम है, उसमें जैसे हम लिखते हैं, हिंदी व्याकरण की अगर लिपि की बात करी जाए तो लिपि के जो चिन्ह, हिंदी व्याकरण लिपि के जो चिन्ह हैं वो क्या क्या होते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, ए है, आ है, ई है, दीर्घ ई है, ऊ है, दीर्घ ऊ है, री, ए, आई, ओ, औ। तो यहां तक ये जो 11 स्वर हैं ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब बात करी जाए अगर व्यंजन की, तो व्यंजनों में सबसे पहले शुरुआत होती है क की। क है, ख है, ग है, घ है, अंग है। कवर्ग के बाद में आता है चवर्ग, च, छ, ज, झ, य। कवर्ग, चवर्ग, इसके बाद में आता है टवर्ग, और टवर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, अणे। फिर आएगा तवर्ग, त, थ, द, ध, न। तवर्ग के बाद में आता है पैवर्ग, प, फ, ब, भ, म। अब यहां का से लेके मां तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं य, र, ल, व। तीनों से और है, तीनों से और है। अब देखो, ये तो आपकी लिपि के चिन्ह हैं। आपकी जो लिपि है उसके जो निश्चित क्रम है, जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, ये निर्धारित किए गए। लेकिन जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो वैसे वैसे इसमें बदलाव होता जाएगा। बदलाव कैसे होता जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि देवनागरी लिपि का अंतिम व्यंजन क्या होता है, तो उत्तर क्या होता है आपका, विशेष ध्यान रखना, अंतिम व्यंजन देवनागरी लिपि का पूछता है तो आपको करना है क्षेत्र ज्ञ। अब यहां पर तीनों से आ गए और इसके बाद में क्या आ जाएंगे, छ, त्र और ज्ञ। लेकिन हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन क्या होता है, जब ये कंपटीशन में पूछा जाता है तो आपको इसका उत्तर देना होता है। क्यों देना होता है, क्योंकि जो क्षेत्र और ज्ञ, ये दोनों तीनों वर्ण हैं, ये किससे मिलके बनते हैं, छ मिलके बनता है क और स से, तो ये क वर्ग में आ जाता है। त्र बनता है त और र से, इसलिए ये त वर्ग में आ जाता है। और ज्ञ बनता है ज और या से, इसलिए च वर्ग में आ जाता है। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन
है बचता है, और देवनागरी लिपि का अंतिम जो चिन्ह होता है वो ज्या होता है। ये सारी बातें आपको बड़े ध्यान रखनी है और ध्यान से समझना है। तो ये हमने जो लिपि है हमारी, उस लिपि के जो चिन्ह हैं वो चिन्ह हमने यहां पर अंकित कर दिए, इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल विजय जैन जी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल असगर खान जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ना किस लिए है? बिल्कुल नहीं छोड़ना। सिलेक्शन की ठान ली तो सिलेक्शन लेना ही है, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। बिल्कुल। तो देखो यहां पर इसका भी ध्यान रखना। संयुक्त व्यंजन में आ जाते हैं क्षेत्र, ज्या, और एक और बढ़ा दिया गया है सिर, जो सा और रा से बनता है। उसकी बात करेंगे जब आप वर्णमाला पढ़ोगे, वहां ये सब बातें आएंगी। तो अभी तक हमने जो बात करी है वो सिर्फ हिंदी शब्द की, हिंदी भाषा की और लिपि की। अब इसके बाद में जो नोट लगाना है, जो विशेष चीज होगी, जो विशेष बातें होंगी, उनको हम नोट करके लिखेंगे। और नोट को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। तो विशेष में हम क्या नोट करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखो हिंदी की मानक लिपि देवनागरी है, जिसका जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो मैं यहां नोट करके लिख रहा हूं, हिंदी की मानक लिपि देवनागरी है, जिसका जन्म या जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है, जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। तो इसका भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अभी हमने जो बात करी है अभी सिर्फ इसकी करी है। अब इसके बाद में आगे हम जो बात करेंगे वो भाषा के अलावा और भी कई कारण होते हैं। अब वही कई कारण क्या होते हैं? जैसे मैंने यहां कहा स्वर और व्यंजन। धीरे धीरे अपने पॉइंट पर आएंगे, टॉपिक पर आते जाएंगे, हर चीज को समझते हुए। देखो स्वर और व्यंजन क्या अंतर होता है? स्वर और व्यंजन में जो अंतर होता है वो सिर्फ नहीं का होता है। स्वर और व्यंजन में जो अंतर आएगा वो किसका आएगा? ए को ए क्यों? ए नहीं होता, ए आ। उच्चारण का ही तो ध्यान रखना है। हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण चीज उच्चारण ही तो होता है। जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लेखन होता है। अंग्रेजी की तरह नहीं है, बोलते कुछ है और लिखते कुछ है। हिंदी की यही सबसे बड़ी विशेषता है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो देखो स्वर और व्यंजन की परिभाषा में जो अंतर आएगा वो सिर्फ नहीं का आएगा। मैं बोल के बता रहा हूं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। जैसे वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाते हैं, और होती है व्यंजन कहलाते हैं। किसका अंतर आया? नहीं का। दोबारा से सुनिए, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती स्वर है, होती है व्यंजन है। किसका अंतर आया? नहीं का। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। और स्वर के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। अब इसके अलावा एक तीसरी परिभाषा और बनती है। हम जो कुछ भी बोलते हैं उसमें सबसे पहले क्या सक्रिय होते हैं? फेफड़े। सबसे पहले क्या सक्रिय होते हैं? फेफड़े। फेफड़ों का क्या काम होता है? अंदर की हवा को बाहर फेंकना और बाहर की हवा को अंदर खींचना। तो यहां एक परिभाषा फेफड़ों से बनेगी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को, अब वाग यंत्र के किसी अवयव में, वाग यंत्र क्या है? वाग यंत्र कहते हैं वाक धन यंत्र। वाक माने होता है वाणी और यंत्र माने क्या होता है? साधन। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाए तो स्वर कहलाते, और स्पर्श करके बाहर निकले
तो व्यंजन कहलाते हैं। तो किसका अंतर आया? नहीं का। तो स्वर और व्यंजन की परिभाषा हमने 3 पढ़ी, तीनों परिभाषाओं में जो अंतर आया वो किसका आया? नहीं का अंतर आया। तो दोबारा से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाते हैं, होती है व्यंजन कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती हैं, स्वर के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। तीसरी परिभाषा लिखी, वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाए स्वर है, स्पर्श करके बाहर निकले या स्वतंत्र रूप से नहीं निकले व्यंजन कहलाती हैं। तो ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब वो वाणी के साधन क्या होते हैं? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, जीवा है, नासिका है, ये सब क्या है? वाणी के साधन। अगर इनको स्पर्श किए बिना स्वतंत्र बाहर हवा निकल रही है तब तो स्वर है, और इनको स्पर्श करके बाहर हवा निकल रही है तो व्यंजन कहलाएंगे। तो स्वर और व्यंजन की परिभाषा में अंतर समझ आ गया होगा। ये सब बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब मैं आपको कुछ इन्हीं टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न बता रहा हूं, लिख रहे हुए हैं सामने, उनको ध्यान रखना, उनसे संबंधित समझ के आना, फिर उन पर कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ये आपका होमवर्क समझ सकते हो, ये आपका एक होमवर्क के रूप में समझ सकते हो। ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जिन पर चर्चा हम कल सुबह करेंगे। जो कल समय है हमारा 3 बजे का, उस समय करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी भाई बहनों को एक बार फिर से मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।